हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही स्वागत है। मैं मनमोहन सिंह आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री और मैं शुरू करूंगा क्लास 12 की केमिस्ट्री से। अगर हम देखें हमारे क्लास 12 की केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम तीन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं: फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हम शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से, जो कि मैंने सामने विषय आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। ये मेरे 5 चैप्टर जो है चैप्टर 1 to 5 एनसीईआरटी के पोर्शन से हैं, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अगर बात करें कि फिजिकल केमिस्ट्री के, और इनसे आपको मिलने वाले नंबर जो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग मार्किंग स्कीम है वो है 23 नंबर्स है। एंड और इन 70s 23 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स के होते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम ये 5 चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ लें तो 23 नंबर स्कोर कर लेंगे। और मैक्सिमम देखा जाता है कि बच्चे इसी में सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़े से आपके लिए बहुत ही आसान है। क्योंकि इन चैप्टर्स के अंदर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं तो आपको सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट जानने हैं और थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी है, बस फिर आपके लिए सारा कुछ ही इजी हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट की बात अगर हम करें तो सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले हम उसमें एक शब्द देखते हैं स्टेट। स्टेट पढ़ने के बारे में स्टेट ऑफ मैटर्स भी पता होना चाहिए। तो स्टेट ऑफ मैटर्स से मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि हम जीरो से शुरू करेंगे और हम हायर लेवल तक जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे आप 11 में चीजें पढ़ नहीं पाते हैं, और इसमें तो समय ऐसा चल रहा है कि भाई आप 11th को अच्छे से, जरूर सी बात है कि आप एक साल में पिछले एक साल से स्कूल नहीं गए होंगे तो आप 11th अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। तो हो सकता है कि आपको स्टेट ऑफ मैटर में थोड़ी सी दिक्कत हो। ठीक है, वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम स्टेट ऑफ मैटर क्लास 9 में भी पढ़े हुए हैं, तो हमारे लिए इसमें कोई ज्यादा अंतर वाली बात नहीं है। लेकिन हम शुरू करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। अगर बात करें स्टेट ऑफ मैटर, अगर कोई हमसे पूछे कि कितने स्टेट ऑफ मैटर है, तो अलग अलग लोगों पर अलग अलग रिव्यू आते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं भाई मेरे पास 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। कुछ कहेंगे नहीं भाई हम 4 स्टेट जान ले रहे हैं। फिर उसी में कुछ और लोग आएंगे जो कहेंगे कि हम 5 स्टेट्स भी जानते हैं, और कुछ कहेंगे हम 7 भी जानते हैं, और कहीं अगर गूगल कर लिया तो आपको पता चलेगा 12 स्टेट्स भी होते हैं। तो अब एग्जैक्ट क्या जाना जाए कि हमारे कितने स्टेट होते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको जानने वाले जो स्टेट्स हैं वो टोटल 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, 4 स्टेट्स को हमें अभी जानना जरूरी है, जबकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो है सिर्फ 3 स्टेट्स ही दिए हुए हैं। तो हमारा पढ़ने का जो एनसीईआरटी की सिलेबस देखें, अगर हम आपके 11th में देखें तो वहाँ पे 3 स्टेट्स ही हैं, और ये 12th की बुक में एनसीईआरटी के कहीं भी मेंशन नहीं है कि 4 स्टेट भी होते हैं या 12 स्टेट्स होते हैं। तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात होगी कि कितने स्टेट्स हैं, और एक इस पे क्या कहते हैं झगड़े वाली बात है। तो झगड़ा से हमें तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपना पढ़ना है। तो हम पढ़ने से मतलब है कि मैं 4 स्टेट्स में, और 4 स्टेट्स में मैं चौथे स्टेट को भी ज्यादा बताऊंगा नहीं। फिर चौथा स्टेट पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं ये बताऊंगा, और 3 स्टेट्स में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम जरा सा शुरू करते हैं इस पे कि 4 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सकते हैं। तो पहले बात, स्टेट्स ऑफ मैटर जानने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या फैक्टर है जो कि डिसाइड करेगा किसी सब्सटेंस के स्टेट को, यानी कि फैक्टर विच डिफाइंस स्टेट ऑफ सब्सटेंस। क्या फैक्टर होगा जो कि हमें बताएगा कि सब्सटेंस का स्टेट क्या होगा। तो इसके लिए 2 फैक्टर्स जो हैं, 2 अपोजिंग फैक्टर्स होते हैं, इन्हीं के बैलेंस से हमें पता चलता है कि सब्सटेंस का स्टेट क्या होगा। पहला फोर्स जो है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड सेकंड फोर्स जो होती है वो थर्मल एनर्जी होती है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, यानी कि इनकी मैं बात करूं तो ये है अट्रैक्टिव फोर्सेस, और ये थर्मल एनर्जी या थर्मल फोर्सेस कहें हम इनको, ये ऐसी फोर्सेस हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को दूर करती हैं। अगर हम टेम्परेचर पर आते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी जब बढ़ जाती है तो उनके बीच में सेपरेशन भी बढ़ जाता है। होता है ना कि जब गर्मी बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो ये कैसी फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स है। अब इन्हीं के बैलेंस से हमें पता चलेगा कि स्टेट क्या है सब्सटेंस का। अगर आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा हैं, किससे? थर्मल फोर्सेस से, थर्मल एनर्जी से, तब हमारा स्टेट जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ा सा ही ज्यादा है थर्मल एनर्जी से, तो हम उसको कहेंगे कि वो लिक्विड हो जाएगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
कम हो जाए थर्मल एनर्जी से, यानी कि आपकी थर्मल एनर्जी ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बहुत ही ज्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहां पे कम है, तो हम उसको कह सकते हैं वो गैसेस है। यानी कि हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी के बेसिस पे हमने सॉलिड लिक्विड गैस को क्लासिफाई कर दिया और यही इसके गवर्निंग फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट की अगर हम बात करें तो हम पहले इनकी डिफरेंस बिटवीन को भी जानना जरूरी होगा, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। अब सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बीच में सब अगर हम डिफरेंस, पहले तो हमने यही डिफरेंस देख लिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, और ये हम बचपन से जानते हैं, बचपन से हमें बताया जाता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी, तो यानी कि हाई, और इसमें मीडियम और इसको लिख सकते हैं लो। ठीक, दूसरी बात करते हैं, अगर आप खुद सोचो, अगर आपके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, ठीक है, अगर आपके बीच में, आपके और आपके दोस्त के बीच में बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती है तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा, तो आप रिजिड हो जाएंगे, यानी कि आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। तो रिजिडिटी की बात करते हैं, रिजिडिटी सॉलिड के अंदर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम लिखे हैं आप, हाँ मैक्सिमम लिख लेते हैं, ठीक है। लिक्विड के अंदर क्या होता है, लेस, और गैसेस के अंदर क्या होगा, रिजिडिटी, मैं कहूंगा गैसेस के अंदर रिजिडिटी बिल्कुल ही नहीं होती, तो गैसेस के अंदर लिख देंगे नॉट रिजिड, लेस रिजिड। अब अगला बात करते हैं, अगला फैक्टर क्या आएगा, रिजिडिटी की बात हम बात कर लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि दोनों लगभग सेम बात है, रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं, सॉलिड क्या कंप्रेस हो सकता है भाई, अगर रिजिडिटी है उनको तोड़ना मुश्किल है, तो यानी उनको शेप को डिफॉर्म करना भी मुश्किल होगा, शेप को डिफॉर्म करना मुश्किल है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी भी मुश्किल है, तो कंप्रेसिबिलिटी मुश्किल है यानी कि कंप्रेसिबिलिटी इसकी मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड में क्या है, लिक्विड कंप्रेस हो सकता है लेकिन अप टू स्मॉल स्केल, तो यानी कि कम अप टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल लिख सकते हैं। फिर हम अगली बात करते हैं, हमने तीन फैक्टर्स की बात कर ली कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से हमने जान लिया डिफरेंस, रिजिडिटी के हिसाब से जान लिया, कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से जान लिया। अब हम जरा मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से जान लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, जनरली देखा जाता है सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होती है, लिक्विड की उससे थोड़ी सी लो होगी, लोअर देन सॉलिड, और गैसेस की जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, यानी कि वेरी। और क्या फैक्टर्स जो हैं जो कि हमारे इसमें काम आ सकते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यानी कि और अच्छा हम एक बात और बता देते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैसेस में अगर बदलना हो, ठीक है, तो सॉलिड से अगर आपको लिक्विड जाना हो तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि इंक्रीज टेम्परेचर। लिक्विड से गैस जाते हैं तब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। और अगर हम बात करें इसके अगला वाला जो होता है, गैसेस को अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो इस बात पे भी सोचिए, ठीक है। तब तक मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ कि क्या होता है कि अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे गैसेस का, तब हमें क्या ऑब्टेन होगा। अब हम अगले फैक्टर्स की बात करते हैं। अगला फैक्टर जो हमारा आता है उसे हम कह सकते हैं डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की जब हम जान रहे हैं इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई हैं, रिजिड हैं, इनके मॉलिक्यूल पास पास हैं, तो हम जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम शॉर्ट हो जाएगा, मास तो आपने आपकी मर्जी है कि आप मास कितना लेते हो, यानी कि इनकी डेंसिटी हमेशा हाई रहेगी, यानी हाई डेंसिटी इसकी। लिक्विड की एज कंपेयर टू सॉलिड्स तो इनकी डेंसिटी कम होगी, लेकिन लिक्विड्स की गैसेस कंपेरिजन में लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि मीडियम लिख सकते हैं, और इनको हम लिख सकते हैं लेस या लो डेंसिटी लिख सकते हैं। तो ये पांच बेसिस हो गए, और भी फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे जैसे हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारी बचपन की डेफिनेशन है, बचपन की डेफिनेशन क्या है हमारी, कि हम कहते हैं कि भाई या
अगर हम वॉल्यूम की बात करें और शेप की बात करें तो इसके बेसिस भी कर सकते हैं कि अगर हम सॉलिड की वॉल्यूम की बात करें तो इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मतलब कि अगर हम इनको किसी वेसल में रखेंगे तो इनका जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या होगा, वो बढ़ेगा नहीं, वो जितना है उतना ही रहेगा। और शेप की बात भी फिक्स रहेगी, यानी शेप भी आपको क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। अब हम लिक्विड के लिए भी बात कर लेते हैं। तो लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है कि आप अगर इसको बड़े कंटेनर में रख दो, ऐसा नहीं कि फैल जाएगा पूरा, ठीक है, तो ये फैलने वाला नहीं है, यानी कि इसकी भी वॉल्यूम तो फिक्स ही होती है, ये तो हमें पता है पहले से, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और लेकिन यहाँ पे शेप की बात करेंगे, सिर्फ नॉट फिक्स। और हम जानते हैं गैसेस के लिए ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है, यानी इस बेसिस पे हम सॉलिड लिक्विड गैस को क्लासिफाई कर सकते हैं, इतना बेसिस है। और ये मेरा क्या कहते हैं बेसिक है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही सारे फैक्टर्स हैं, आप और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि सॉलिड लिक्विड गैस में जो है क्या डिफरेंस है। अब हम अगली बात करते हैं कि मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे एक सवाल किया है कि आपसे कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं गैसेस का तो क्या होता है, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं कि अगर हमने गैसेस के टेम्परेचर को इंक्रीज किया तब क्या होगा भाई हमारा। अगर हमने गैसेस के टेम्परेचर को इंक्रीज किया और उसको कहते हैं सुपर हीट स्टेट में अगर आपने ले गए, तो यही गैसेस जो है ये किसका रिप्रेजेंट है, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर चले जाते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि वो प्लाज्मा, इसका नाम क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। अब प्लाज्मा स्टेट मैंने आपको बताया इसलिए है क्योंकि प्लाज्मा स्टेट के बारे में थोड़ा सा ध्यान देने से हमें ये रहेगा कि हमको अगर आगे की सिलेबस में इंक्लूड होता है कभी, क्योंकि हम अगर प्लाज्मा की बात करें तो 90% ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात अगर हम करेंगे, 90% ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है वो हमें प्लाज्मा से ही बना हुआ मिलता है। और अगर हम फेनोमेना की बात करें कि हमें अर्थ पे कहाँ फेनोमेना दिखता है, तो अर्थ के फेनोमेना की अगर बात करें तो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक। लाइटनिंग स्ट्राइक में क्या होता है भाई, लाइटनिंग स्ट्राइक में आप देखते होंगे एक मेन स्ट्रीम होती है, बगल में उसके लीव्स टाइप के होते हैं, तो ये जो लीव्स बढ़ते हैं, यानी कि अगर बिजली चलती भाई तो लाइट, अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट भाई ऐसे सीधे सीधे गिरना चाहिए था, तो उसमें बगल से ये क्या होता है, तो ये जो एयर प्रेजेंट है या गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जब उनको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो उनके अंदर वो अपना इफेक्ट शो करते हैं, वो प्लाज्मा कन्वर्ट होते हैं तो उनका इफेक्ट वो आता है। तो ये जो आपके थ्रेडिंग देखते हैं, थ्रेडिंग जो आप देखेंगे उसी थ्रेडिंग की जो है वो किसके लिए किस वजह से होती है, प्लाज्मा की वजह से होती है। और दूसरा स्टार्स जो है वो भी प्लाज्मा से बने होते हैं। और भी प्लाज्मा का और काफी अच्छा यूज क्या है, प्लाज्मा का काफी अच्छा यूज हमारे साइंटिस्टों ने किया क्या, इसके लिए हमें टीवी बना दिया, जिसको हम करते हैं अपने घरों में हमेशा देखते हैं। मेरे घर पे नहीं है प्लाज्मा टीवी क्योंकि थोड़ा महंगा है और मैं थोड़ा गरीब आदमी हूँ, तो ये जो है क्या है, ये टेलीविजन जब हम बनाए गए प्लाज्मा से, तो ये हमारे घरों में अक्सर देखने को मिल जाता है। लेकिन जनरली अभी देखा जाए तो एलसीडीज और पुराने जमाने में अगर बात करें तो कैथोड रे वाली टीवी दिखती है, लेकिन प्लाज्मा टीवी भी आपकी अवेलेबल है, आप चाहें तो प्लाज्मा टीवी में भी देख सकते हैं। तो ये होगी मेरी बात, क्या कहते हैं आपकी, ये होगी बेसिक बात कि भाई सॉलिड लिक्विड स्टेट गैसेस क्या होते हैं। सॉलिड के बारे में भी हमने यहाँ से अगर आपको सॉलिड के बारे में लिखना हो तो आप इनके डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट्स जो हैं उनको ही कलेक्ट करके आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा आगे का पोर्शन क्या है। अब हम सॉलिड स्टेट के असली चैप्टर में आ जाते हैं कि सॉलिड स्टेट को हम क्लासिफाई कैसे करें, क्योंकि अब तो आप जान लिए होंगे सॉलिड क्या होता है कि भाई जो रिजिड हो, ठीक है, जिसका शेप साइज फिक्स हो, ठीक है, डेंसिटी हाई हो, तो उसको सॉलिड कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो हम इसको दो वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई इन टू वेज। तो वो दो वेज कौन कौन सी होंगी, पहला वे क्या होगा, पहला वे आप कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और दूसरा क्लासिफिकेशन का वे जो होगा वो हमारा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर लेंगे। अब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो क्या ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, बिल्कुल भाई। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो अरेंजमेंट ऑफ एटम के हिसाब से हम इनको कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन
एमॉर्फस में क्लासिफाई हो सकते हैं। मैं इन सबको कंप्लीट बताऊंगा, चिंता करने की बात नहीं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से अगर बात करें तो वो आयनिक सॉलिड्स हो सकते हैं, कोवेलेंट हो सकते हैं, मेटेलिक हो सकते हैं, और आप आखिरी देखेंगे तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो सकते हैं। आप सबके एग्जांपल्स के रूप में जान लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम NaCl रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं उसको देखेंगे तो क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एमॉर्फस की बात करें तो इसके लिए रबड़ ले लीजिए, एग्जांपल के तौर पर रबड़ ले लीजिए, वुड ले लीजिए, ठीक है, तो इससे काम चल जाएगा। आयनिक सॉलिड्स में क्या होगा, आयनिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारे पास, हम आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल की अगर बात करें तो आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल के तौर पर हम लिख सकते हैं NaCl, क्योंकि इसमें Na+OCl- आयन है, तो ये इनके बीच की जो फोर्सेस हैं वो आयनिक फोर्सेस होती है, तो इनको मैं कह सकता हूँ ये NaCl का एक एग्जांपल ले सकते हैं। कोवलेंट सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो कोवलेंट सॉलिड, अगर आपको मजा आ रहा हो तो आप जरूर लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। कोवलेंट सॉलिड की बात करें, कोवलेंट में क्या होगा भाई, जैसे मैंने ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट एक डायमंड है, ठीक है, इनकी बात करें तो ये भी कोवेलेंट सॉलिड्स के होते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो बाइंडिंग फोर्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड की बात करें, मेटेलिक सॉलिड्स की बात करें तो मेटेलिक सॉलिड्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो मेटेलिक फोर्सेस होती हैं, और इनके रूप में जैसे मैं आयरन को ले लूँ, ठीक है, आयरन ले लूँ, और भी स्ट्रोंशियम ले लूँ, स्ट्रोंशियम कह रहे हैं, टिन ले लूँ, तो ये जितने भी मेटल्स हैं हम उनको लेंगे तो उनके बीच की मेटेलिक फोर्सेस होंगे। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हम उन सॉलिड्स को लेंगे जो कि मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने बात किया आपके HCl, SO2, इन सॉलिड्स की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम आज की जो चर्चा है हम यहीं तक सीमित रखते हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो अगली बार जब हम आएंगे तो हम इन सभी चीज़ों पर चर्चा करते हुए चलेंगे और सबको डिटेल में जानते हुए क्रिस्टलाइन मॉडल्स से शुरू करेंगे और आयनिक, कोवलेंट और मेटेलिक सॉलिड्स तक हम जाएंगे। और नोट्स की चिंता नहीं करनी है, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा आफ्टर द एंड ऑफ चैप्टर। मैं आपको सारे नोट्स जो है वो रिटन फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब के इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब आपको मैं कहूँगा आज के लिए बस इतना ही, आप इसको देखते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आपको मज़ा आए तो हमारी और वीडियोस के लिए हमें कमेंट्स में जरूर मेंशन करिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। और थैंक यू, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।